हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी में लग चुके हैं। आप सबको भी पता होगा कि परीक्षा आप लोग का बहुत नज़दीक आ चुका है। समझिए कि देखिए मार्च में आपका परीक्षा होने वाला है, ठीक है। यही आपको पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। अब देखिए चुनावी मुद्दा क्या है, परीक्षा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग क्या सोचें, हो या ना हो, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए कि आपका परीक्षा मार्च में है। आप 2 महीना या 1.5 महीना आप कैसे तैयारी करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सोचिएगा कि चुनाव मुद्दा है, अभी नहीं होगा, 2-4 आदमी आपको बोल दिया जाएगा कि अरे अभी तो आचार संहिता लगेगा तो परीक्षा नहीं होना है, ऐसे वैसे आपका माइंड ऑलरेडी डाइवर्ट हो जाएगा, इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि आपका परीक्षा मार्च में होने वाला है, ये सच्चाई है, ठीक है। पेपर के माध्यम से आपको हम प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे तक आपको अपडेट करते हैं, ठीक है। शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज होता है हम आपको भेज देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो सेट हम लोग का होने वाला है, ठीक है, ये सेट 2 है। और इसमें हम लोग देखिए, अब आप बात कीजिएगा सर आप जो है पेपर टीआरई 2 का तैयारी करवा रहे हैं, सेट यहाँ पे लिखा हुआ है टीआरई 2, तो इसके ऊपर आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। पहली बात हम बता दें कि टीआरई 2 के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपको पता होगा मार्केट में टीआरई 3 से रिलेटेड अभी कोई बुक आया नहीं है। तो हम आपको पुराना वाला ही सेट ही रिवाइज करवा रहे हैं। अगर आप इसको बना चुके हैं पहले, तो अभी आपका कम से कम तो 100 प्लस नंबर आना चाहिए। 150 में 100 प्लस नंबर प्रत्येक स्टूडेंट का आना चाहिए, चाहे वो जनरल हो, कैटेगरी, इस सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेट आप बना चुके हैं। तो इसमें कम से कम आपका टारगेट 100 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो तो हिस्ट्री कवर करेंगे, ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे, पॉलिटी भी कवर होगा और इकोनॉमिक्स को भी हम कवर करने वाले हैं। ये पूरा आपका 150 नंबर का होगा। और देख सकते हैं इसमें टोटल 44 को सेट दिया हुआ है, ठीक है। जब तक बुक नहीं निकल जाता तब तक हम लोग इसको ख़त्म करने वाले। देखिए इतिहास से 11 गो सेट है, भूगोल 11 सेट है, और राज्यव्यवस्था से 11 और अर्थव्यवस्था से 11, ठीक है। चलिए तो हम अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, तो उससे पहले क्या करना है आपको, एक बार वीडियो को जम के शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आंसर आप लोग थोड़ा बताते चलिएगा, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, फिर हम सेट की शुरुआत करते हैं। आइए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, तो पीडीएफ के लिए हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और प्रत्येक दिन रात 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे आपको, ठीक है, पीडीएफ भेज दिया जाता है अगले दिन के लिए। जैसे कि ये जो सेट हम करवा रहे हैं ऑलरेडी इसका सेट हम भेज चुके हैं टेलीग्राम पे। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पे आपका सारा सेट वहीं पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास से, ठीक है। आइए, सबसे पहले 40 नंबर की ओर हम चले हिस्ट्री से, ठीक है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, जिनका भी ऑनर्स में या सब्सिडरी में हिस्ट्री हो, ठीक है। और इसके बाद हम जैसे होगा ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स की ओर चलेंगे। आइए चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना, सब मिलजुल के पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो याद रखिएगा ये अवशेष जो है आपका कहाँ से मिला है। चलिए आप लोग आंसर करते चलिएगा। ये आपका तक्षशिला से मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई 3 का तैयारी आप लोग का शुरू हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए 1905 में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1664 में, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो लोग सेट बना चुके हैं वो अपना आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक है। आइए, कवि कालिदास किसके राज कवि थे, ठीक है। तो कवि कालिदास जो थे वो किसके राज कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, ठीक है। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को चलते हैं। 75 में क्या है, आइए 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप लोग इसका आंसर बताइएगा। किसके विरुद्ध युद्ध किए थे? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसके विरुद्ध युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना आपका 1942 में हुआ था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब उस समय इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। एक बोस है, एक घोष है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस हो जाएगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942 में। इसके संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। चलिए, अगर हम बात करें आज़ाद हिंद सरकार, अगर यहाँ पे सरकार होता आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? अगर आज़ाद हिंद सरकार होता तो 1943 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आइए, 26 में क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ था? मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, उसमें वायसराय कौन था? ठीक है, तो उसमें वायसराय कौन था? तो आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक थे? ये भी याद रखिएगा 1899 से, ठीक है, 1899 से लेकर 1905 तक किसका शासनकाल था? लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करें, ठीक है, लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन कब से कब तक थे? तो याद रखिए 1876 से लेकर 1880 तक कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड रिपन की बात करें तो रिपन कब से कब तक थे? 1880 से लेकर 84 तक, ठीक है। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक थे। ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? आइए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सर जॉन मार्शल, ठीक है, सॉरी एक मिनट, इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे, ठीक है। कौन थे? सर विलियम जोन्स। अब इसकी स्थापना कब हुआ था? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए इसकी स्थापना आपका कब हुआ था? 1784 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1784 में हुआ था, ठीक है। सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? आइए, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये सबको पता होगा, ये आपका अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सबको पता होना चाहिए, 6 अप्रैल, ठीक है, सॉरी प्रारंभ ना, प्रारंभ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हुआ था आपका 1930 में। अब पूरा बाइडेट, अगर बाइडेट याद रखना है तो याद रखिए 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च से यह शुरू हुआ था और जो कि लास्ट आपका कब खत्म हुआ था? 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल तक ये चला था, ठीक है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और कब तक चला था? तो 5 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 में फिर क्या हुआ था? असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? आइए, 80 में है आपका क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? ठीक है, वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1917 की रूसी क्रांति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं, 80 में क्या है? आइए, सॉरी 81 में, एक मिनट रुक जाइए। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? माओ जी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? ठीक है, माओ जी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो किस देश का था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का, ये आपका चीन का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो आप सबको पता है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक को और एक नाम से लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। 83 में क्या है? आइए, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? सबको पता होगा, हेनरी विवियन डेरेजियो, ठीक है। यंग बंगाल के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। 84 में क्या है कि मार्ले मिल्टो रिफॉर्म, ठीक है, को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो इसे किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये आपका 1909 में प्रस्तुत किया गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्यों चलते हैं। 85 में क्या है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र से हुआ था। ठीक है, तो महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र से हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 86 में देखिए क्या है, दांडी अभियान, ठीक है, यात्रा यानी कि नमक कानून यात्रा प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रारंभ हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। अभी जस्ट आपको पीछे हम बताएं शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था और कब तक चला था, तो ये 5 अप्रैल, अभी जस्ट पीछे आपको हम बताए थे 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1 सितंबर, याद रखिएगा, बाई डेट याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका अंत कब हुआ था, तो अंत हुआ था आपका 2 सितंबर, याद रखिएगा 1 सितंबर को शुरू हुआ और इसका अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, 2 सितंबर 1945 को उसका समाप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या है, आइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, बाई डेट याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 4 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई डेट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये सबका ना कभी कभी बाई डेट पूछ लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को चलते हैं। 89 में क्या है, आइए कि चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम था, तो चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम था, तो इसका परिणाम था एक गणतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, चीन में 1911 के विद्रोह का परिणाम था एक गणतंत्र की स्थापना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के चलते हैं। 90 में क्या है, आइए व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और इसका पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है, किसी भी इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, अगर आपको एससीईआरटी ठीक है प्लस में एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9142, ठीक है, 650 549, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके नोट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर एससीईआरटी या एनसीईआरटी किसी के आधार पे आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, वन लाइनर चाहिए या एमसीक्यू के रूप में चाहिए, तो आपको इस नंबर पे 9142 650 549 पे आप व्हाट्सएप एसएमएस करके, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप एसएमएस करके, ठीक है, आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 में क्या है, आइए अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द कर दिया गया था, तो याद रखिएगा ये आपका 1911 में रद्द कर दिया था। अगर पूछे उसमें किसका शासन काल था, ठीक है, 1911 में किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना, ये 1933 में बना था। ठीक है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, 1933 में बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। ठीक है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो किस वर्ष पारित किया था, तो देखिए इसका बाय डेट याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 8 अगस्त भी देगा, ठीक है, और कहीं कहीं आपको 9 अगस्त भी देगा। ठीक है, तो कहीं कहीं 8 अगस्त और 9 अगस्त दोनों देता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, 8 या 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 के चलते हैं। 94 में क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्यों चलते हैं। 95 में क्या है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा, अभी जस्ट आपको पीछे हम बताए थे, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अब इसका अध्यक्ष कौन था, तो रास बिहारी बोस। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताए थे रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस इसके संस्थापक है ना।
आज़ाद हिंद फौज के। अगर पूछे आज़ाद हिंद सरकार, अगर यहाँ पे रह जाए आज़ाद हिंद सरकार, अगर पूछे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था तो 1943 में, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था 1943 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार के अध्यक्ष कौन थे सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्यों चलते हैं। 96 में क्या है कि देश बंधु, ठीक है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, मतलब कि देश बंधु की उपाधि किसने लिया था, धारण किया था, तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो भूदान आंदोलन जो था वो किसने प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे, ठीक है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, विनोबा भावे ने। कब किए थे तो 1951 में, ठीक है, 1951 में प्रारंभ किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, देखिए चरक किसके राज चिकित्सक थे, ठीक है, तो किसके थे, तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरक किसके थे, तो ये आपका हो जाएगा कनिष्क के राज चिकित्सक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 में क्या है, देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी, ठीक है। तो देखिए टीपू सुल्तान जो था, मतलब कि तीसरे आंग्ल युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो 1792 में, ठीक है, 1792 में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, ठीक है। और कभी पूछ ले मंगलोर की संधि कब हुआ था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 1784 में, ठीक है। ये कब हुआ था, 1784 में हुआ था। ये कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो 1792 में। मंगलोर की संधि कब हुआ था, 1784 में। अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, ठीक है, तो ये भी डेट आप याद रखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो याद है 1767 से लेके 1769 तक आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगर हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से लेकर 1784 में हुआ था। इसी समय आपका टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली की मृत्यु हो गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। अच्छा, अगर हम तृतीय मैसूर युद्ध की बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था, तो ये याद रखिए 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था। 1790 से लेकर 1792 के बीच में आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये आपका 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। किसमें, तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 100 में क्या है, आइए देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो किसका निर्माण करवाया था ये सबको पता होना चाहिए। ये आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। और गुजरात विजय के यादगार में तो किसको हराकर, ठीक है, किसको हराकर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, तो किसको हराकर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, तो याद रखिएगा मुजफ्फर शाह तृतीय, ठीक है। किसको हराकर, मुजफ्फर शाह तृतीय को हराकर बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था, ठीक है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था, तो 1572 में, ये भी याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1572 में हुआ था। और किसको हराकर, तो मुजफ्फर शाह तृतीय को हराकर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। 101 में क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था, ठीक है। तो कब किया था, तो ये याद होगा 10 दिसंबर 1948 में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ था विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ था, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, तो 10 दिसंबर को, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 को। अगर कभी पूछे, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें यानी मुख्यालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एससीईआरटी का नोट्स, ठीक है, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं
ये आपका SCERT पे पैटर्न पे पूरा आधारित है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये 9th क्लास का है, इसमें आपको पहले कुछ थ्योरी टाइप का नोट्स मिलेगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। भौगोलिक खोज है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 9th क्लास का अगर SCERT का बुक उठाएगा बिहार बोर्ड तो पूरा सेम टू सेम आपको इसी पे आधारित होगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति, ये सब चैप्टर का नाम दिया हुआ है। अब प्रत्येक चैप्टर से, ठीक है, आपको हम बता दें कि प्रत्येक चैप्टर से आपको कम से कम तो 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे भौगोलिक खोज, ये आपका पहला चैप्टर था, तो इससे कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको नंबर शुरू में दिया गया था, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिएगा, 91 42 650 549। इस नंबर पे WhatsApp SMS करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप NCERT का नोट चाहिए, आपको अगर NCERT का नोट चाहिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आइए चलिए, तो ये नोट्स जो आप देख रहे हैं ये आपका NCERT पे आधारित है, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो नोट्स है आपका NCERT पे होगा, ये नोट्स आपका पूरा NCERT पे होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, सब एक चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। पहला NCERT का अगर बुक उठाते हैं तो उसमें आपका फ्रांस की क्रांति है, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स इस टाइप का बना हुआ है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता होगा BPSC TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा हुआ था आपको हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं NCERT का, कि टाइड किस प्रकार का कर है, ठीक है। ये पूछा हुआ था आपका धार्मिक कर है, ठीक है। तो इस टाइप का पॉइंट बना के आपको NCERT ये जो है इस टाइप का आपको मिल जाएगा 6 से लेकर 10 तक का, ठीक है। अगर NCERT का आप नोट्स चाहिए लेकिन इसी टाइप का मिलेगा, आपको हम पहले दिखा देते हैं। इस 6 to 10th मिल जाएगा, ठीक है, सभी विषय का मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। 6 से लेकर 12 तक का नोट्स मिल जाएगा। चलिए, तो इस सब के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। NCERT नोट्स के लिए नंबर वही है आपका 91 42 650 549। इस नंबर पर आप SMS कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सिलेबस की ओर। आइए, ये हो गया था 101 नंबर। अब चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है 102 में, आइए। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको पता होगा विजयनगर जो है, ठीक है, किस नदी पे है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। विजयनगर किस नदी पे है, तुंगभद्रा नदी के स्थित है। आपको पता होगा कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर की स्थापना जो था, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने किया था। और कब किया था, तो 1336 में किया था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। लेकिन किसके प्रेरणा से किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कभी पूछ ले कि विजयनगर की स्थापना, ठीक है, किसकी प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने किया था, तो याद रखिएगा वैष्णव संत, ठीक है, एक वैष्णव संत थे जिनका नाम था, आपको हम बता देते हैं, वैष्णव संत विद्यारण, ठीक है। वैष्णव संत विद्यारण की प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने इसको 1336 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 के चलते 103 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, तो 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था, ठीक है। तो वहाँ का राजा कौन था, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ का राजा कौन था। ये हो जाएगा आपका लुई 16वां, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था, तो बाई डेट याद रखिएगा 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, वर्साय की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया, ठीक है। तो वर्साय की संधि ने किस देश का मानचित्र बदल दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो हिटलर की मृत्यु कब हुआ था, तो ये सबको पता होना चाहिए, 1945 में हुआ था। हिटलर की मृत्यु कब हुआ था, 1945 में हुआ था। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो भूमिज विद्रोह आपका 1832 में हुआ था, ठीक है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832 में हुआ था। अगर संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में, दोनों देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 के चलते, 108 में क्या है, आइए। राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था। तो राष्ट्रसंघ, देखिए अभी हम लोग पढ़े संयुक्त राष्ट्र संघ, तब उसका मारते हम लोग न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेगा तो न्यूयॉर्क, लेकिन यहाँ पूछ रहा है राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, तो जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। सिकंदर महान पैदा हुआ था, तो सिकंदर महान कब पैदा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 356 ईसा पूर्व में, ठीक है। और सिकंदर जो था कहाँ का शासक था, तो याद रखिएगा मकदुनिया का। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मकदुनिया का, ठीक है, मकदुनिया का शासक था, ठीक है। और सिकंदर जो था ये भारत पर आक्रमण कब किया था, ठीक है। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था, ये भी याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था। अच्छा, अगर पूछे सिकंदर का पिता का नाम क्या था, ठीक है, तो सिकंदर का पिता का नाम आपका फिलिप था, ठीक है। सिकंदर का पिता का नाम क्या था, फिलिप द्वितीय, कहीं कहीं देता है द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 क्यों चलते हैं। 110 में क्या है, आइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, सबको पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, और इस सबसे पहले किसने कहा था, या किसके पुस्तक में ये मिलता है, ठीक है, तो विसेंट स्मिथ के पुस्तक में मिलता है, ठीक है। विसेंट स्मिथ के पुस्तक में उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका हिस्ट्री खत्म हो जाता है, यहाँ से आपका भूगोल शुरू होता है, ठीक है। अब जिनका भी ऑनर्स हो या सब्सिडरी में ज्योग्राफी लिए हैं वो यहाँ से मिलाते चलिएगा। थोड़ा देर हम पानी पी लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। चलिए, वीडियो के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, हम शुरू करते हैं। आइए, तो क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब हुआ था, तो 2005 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। 23 में क्या है, चलिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी, ठीक है। तो बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति कब बनी थी, तो हो जाएगा 1770 में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 को चलते हैं। 74 में क्या है कि बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है, ठीक है। तो बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, ठीक है। किस ओर है, तो दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं। 75 में क्या है, आइए, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है, ठीक है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बूढ़ी गंडक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्यों चलते हैं। 76 में क्या है, आइए, बिहार राज्य की बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है, ठीक है। तो बिहार राज्य की बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना जो है वो भारतीय तेल निगम की इकाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछे कि भारतीय तेल निगम किसकी स्थापना से मतलब वहाँ शुरू किया गया था, इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुआ था, तो रूस और रोमानिया, ठीक है, रूस और रोमानिया के सहयोग से ये वहाँ किया गया था शुरू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 के चलते। 77 में क्या, वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, ठीक है। तो वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें, देखिए, पूरब में, अगर हम पूरब में बात करें तो पूरब में क्या है, तो पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में किसकी ओर है, तो दक्षिण में आपका हो जाएगा, ठीक है, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ठीक है, याद रखिए, हिंद महासागर हो जाएगा। अच्छा, अब पश्चिम की बात करें, पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो पश्चिम में आपका अरब सागर हो जाएगा, पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर। तो तीनों ओर से, ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ है कौन, कन्याकुमारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में क्या है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है, ये हो जाएगा आपका हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्यों चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं, ठीक है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः उड़ीसा में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 80 में क्या है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है, तो भारत में सबसे घनी जनसंख्या की बात करें तो बिहार में मिलता है, ठीक है।
भारत में सबसे घनी बोलेगा तो घनी बिहार में। अब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेगा तो सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में मिलता है। अधिक बोलेगा अधिक तो सबसे अधिक कहाँ मिलता है तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम बोलेगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है तो सिक्किम का है, ठीक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है तो सिक्किम का है, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 81 में क्या है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य सीमा नेपाल से मिलती है तो देखिए भारत के ऐसे टोटल 5 राज्य हैं। भारत के ऐसे टोटल कितने राज्य हैं तो टोटल 5 राज्य है, ठीक है, जिसकी सीमा भारत नेपाल से मिलती है, ठीक है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं तो देखिए पहला में जो हो जाएगा आपका यूके, यूके माने उत्तराखंड, ठीक है। और दूसरा में हो जाएगा आपका यूपी, ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश 2 हो गया। तीसरा में आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चौथा में क्या हो जाएगा तो चौथा में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, चौथा में हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पांचवा में क्या हो जाएगा तो पांचवा में आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे कम है, सॉरी सबसे अधिक है। जब सबसे अधिक पूछे शहरी जनसंख्या ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या हो जाएगा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं 83 नंबर। 83 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो नवीकरणीय का मतलब क्या होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जल, जल क्या है, जल को हम अगर नहाते हैं कपड़ा खींचते हैं तो ये फिर से नीचे जाता है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो जल क्या है नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, लेकिन कोयला, कोयला का क्या है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। कोयला पेट्रोल डीजल ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 83 का बी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए 84 में क्या है 84 में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो अमेजन नदी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 में क्या है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। तो कौन जोड़ता है तो पनामा नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है तो पनामा नहर जोड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था तो 1914 में हुआ था, ठीक है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था 1914 में हुआ था। अगर हम बात करें स्वेज नहर के बारे में, ठीक है, तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था 1869 में हुआ था, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था 1869 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगर पूछे कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, ठीक है, तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। तब कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है किस राज्य में तो याद रखिए महाराष्ट्र, ठीक है। पहला हो जाएगा महाराष्ट्र में और दूसरा आपका हो जाएगा गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्यों चलते हैं। 87 में क्या है कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है तो याद रखिए मुंद्रा गुजरात में, ठीक है। कहाँ स्थित है तो मुंद्रा गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए राजमुंद्री किस राज्य में है तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। ये भी आपका सबसे बड़ा मतलब कि भी जल विद्युत परियोजना है। कोराबा आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। 88 में क्या हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महानदी, ठीक है, महानदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी बांध कौन है विश्व का सबसे लंबी नदी बांध तो हीराकुंड बांध, ठीक है। ये कहाँ है तो उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 में क्या है किसको किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है तो देखिए याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। चलिए पूरब पश्चिम देखिए इसको समझिएगा किसको पार करने पे एक दिन जुड़ जाता है, ठीक है। अगर आप, ठीक है, अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, एक मिनट कलर को चेंज कर देते हैं। अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, ठीक है,
तो एक दिन जुड़ेगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन आपका जुड़ जाता है। अब अगर आप पूरब से, ठीक है, अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो एक दिन आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक दिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है, एक दिन जुड़ जाता है। तो जुड़ने का मतलब है कि आप पश्चिम से किधर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं तो एक दिन आपका जुड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के चलते हैं। 90 में क्या है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। ऐसे अगर पूछे कि गेहूं का प्रचुर मात्रा उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। अब अगर हेक्टर में पूछे, ठीक है, प्रति हेक्टर में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो पंजाब में, ठीक है, प्रति हेक्टर की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में और क्या होता है, तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी याद रखना है। 91 में क्या है कि भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत है, ठीक है, तो भारत में वन का विस्तार लगभग कितना प्रतिशत है, तो 25%, ठीक है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 25%। अच्छा, अगर पूछे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। और सबसे अधिक वन वाला विस्तार है मध्य प्रदेश, तब अरुणाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं। 92 में क्या है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 में क्या है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति हजार पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है, ठीक है, तो किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा केरल राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सही है, ठीक है, तो बांदीपुर कहाँ, कर्नाटक में, सॉरी, ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा, जो कि आपका तमिलनाडु बोल रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। मानस ये कहाँ है, तो असम में, जहाँ कि आपको उत्तर प्रदेश बोल रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रणथंभौर कहाँ है, ये राजस्थान, यानी कि यही जोड़ा आपका सही है, ठीक है, बाकी आपका दोनों का दोनों गलत है। मानस कहाँ है, तो असम में, बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अब किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए आप हमारा एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी आपको नोट्स चाहिए वो हमारा दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 9142 650 549, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप SMS करके, ठीक है, और एनसीईआरटी या एससीईआरटी का नोट्स ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम के मानसून के प्रभाव में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 20 से 30 जून के अवधि में, ठीक है, पूरा आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। 97 में क्या, थिम्पू कहाँ की राजधानी है, तो ये हो जाएगा आपका भूटान की राजधानी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, ठीक है, तो किससे करती है, तो ये आपका पराबैंगनी किरण से करती है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। बिहार का विषाद किससे कहा जाता है, तो बिहार का विषाद किससे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और दामोदर नदी क्या है, ठीक है, तो बंगाल का शोक जब पूछे तो दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। चीन का शोक किसे कहते हैं, तो पीली नदी को, याद रखिए, चीन का शोक किसे कहते हैं, पीली नदी को कहते हैं, ठीक है। और कोसी नदी के बारे में और एक फैक्ट याद रखिएगा कि नदी, ये कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलने के लिए, ठीक है, जानी जाती है। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है या बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप याद रखिएगा, ठीक है, अरुणा नदी, अरुणा नदी। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था, अरुणा नदी इसका प्राचीन नाम था कोसी नदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। भारत की पहली उद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ था, तो याद रखिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता मतलब कि हुआ था तभी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पे हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1948 में, याद रखिए इसका शुरुआत कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अभी किसके सहयोग से कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, यह किसका मतलब परियोजना का मतलब कि प्रोजेक्ट के आधार पे हुआ था, ठीक है, किसके आधार पे हुआ था, तो अमेरिका के एक प्रोजेक्ट था टेनिस, ठीक है, टेनिस नदी के प्रोजेक्ट पर वहाँ से इसको लिया गया किया गया था।
चलिए 101 की नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री के नाम से हम पश्चिमी घाट को जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री के नाम से हम पश्चिमी घाट को क्या करते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। चारागाह को, ठीक है, पंपास कहाँ कहाँ कहा जाता है? ठीक है, तो कहाँ कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है, ठीक है। कहाँ कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है। अच्छा, पंपास क्या है? तो अर्जेंटीना का घास का मैदान है, ठीक है, पंपास। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है आपका 103 नंबर कि जोजिला दर्रा जोड़ती है, ठीक है। जोजिला दर्रा किसको किस जोड़ता है? तो ये जो है आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। जोजिला दर्रा जो है उस श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 104 में क्या है? अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती है तो क्षोभ मंडल में होती है, ये तो सबको पता होगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन के चलते 105 में क्या है? फूलों की घाटी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी और अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाना जाता है, ठीक है। तो किस राज्य में फूलों की घाटी? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चलिए, अभ्रक किस राज्य में बहुतयता में पाया जाता है? मतलब अभ्रक सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका झारखंड में पाया जाता है, झारखंड के कोडरमा में, ठीक है। याद रखिए, झारखंड के कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है? 49वीं पेरेनल किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? ठीक है, 49वीं पेरेनल किस दो देशों के बीच में है? तो याद रखिए, यूएसए और कनाडा के बीच में। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया अगर पूछे, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, ये 38वीं, ठीक है, 38वीं समांतर रेखा है, ठीक है। और अच्छा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पूछे तो 17वीं। याद रखिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पूछे तो 17वीं, ठीक है। चलिए 108 की ओर चलते हैं। 108 में क्या है? भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? ठीक है, तो भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था? तो कब चालू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 108 का ये हो जाएगा 1986 में। भारत सरकार ने, ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना शुरू किया था। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 में क्या है? हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ठीक है, तो किस कार्य के लिए किया जाता है? कृषि के लिए किया जाता है हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 के चलते हैं। 110 में क्या है कि भारत में स्थापित सबसे पहला, ठीक है, सफल लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 110 का हो जाएगा आपका टाटा लौह और इस्पात कंपनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी को खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं आपका राज्य व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की ओर। तो जिनका भी सब्सिडरी में या ऑनर्स पेपर में इकोनॉमिक्स है वो अपना आंसर मिलाते चलिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्या है? किसने कहा है, ठीक है, कि राजनीतिक जो है कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये किसने कहा था? ये आपका अरस्तू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर देखते हैं। 112 में क्या है? प्लेटो की पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 112 का? तो द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर मिलाते चलिएगा आप लोग भी। किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की थी? ठीक है, तो किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 113 का ये हो जाएगा आपका बर्नार्ड क्रिक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो याद रखिए, हिंद स्वराज आपका महात्मा गांधी की पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 की ओर चलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब प्रत्येक दिन इस प्रकार का सेट देखने के लिए, ठीक है, आपको हमारा रात में 8 बजे एक PDF भेज दिया जाता है, उसको बना लीजिए, उसके बाद ही आप वीडियो को पुनः देखें। चलिए क्या है? नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो ये जो है 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन द्वारा आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 116 की बात करें। चलिए 116 में क्या है? कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? तो कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी, ठीक है, शासक का आक्रमण ये नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए 117 की ओर चलते हैं। 117 में क्या है?
कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका था? 117 का क्या हो जाएगा? लॉस्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन के चलते 118 में क्या है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन के चलते 119 में क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया था? ठीक है, तो कब हटा दिया गया था? तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1978 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई है? ठीक है, तो कब जोड़ी गई है? तो 1976 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 121 में क्या है? चलिए इसमें है आपका कौन सा एक सही है? ठीक है, तो कौन सही है आइए देखते हैं। तो 121 का वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है, भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, तो यही आपका सही है। ठीक है, 1921 में पहला ऑप्शन नहीं आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन के चलते 122 में क्या है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो 122 का क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 123 की ओर चलते हैं। 123 में क्या है? देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, ठीक है, विशेष उपबंध है? ठीक है, तो किस सूची में है? तो याद रखिए 5वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को चलते 124 में क्या है? कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ठीक है, तो कौन भारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारत के महानवादी का वेतन तथा भत्ते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अनुच्छेद 124, ठीक है, तो अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका विधायी शक्तियों का वितरण मिलता है इसमें। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 5 का संबंध किससे है? तो आकस्मिक प्रावधान से है। अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका नागरिकता से। और अनुच्छेद 245 ये हो जाएगा संघीय न्यायपालिका से। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 का 2 और 2 का 1, तो 1 का 2 किस में? ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1 का 2 2 का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधानतोर संस्था था? ठीक है, तो कौन था? तो 126 का क्या हो जाएगा? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते हैं। 127 में क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद में है? 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 350 का ए में। ठीक है, इसके तहत आप प्राथमिक मतलब स्कूल में प्राथमिक कक्षा में, ठीक है, मातृभाषा का ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो 128 का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338 का ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन के चलते 139 में क्या है? भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या है। ठीक है, तो संशोधन की कुल संख्या कितनी है? तो 105 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाओं को के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो याद रखिए 14 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 131 में क्या है? आइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 132 में क्या है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार डैश में दिए गए हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस में दिया गया? 132 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संविधान का भाग 3 में। संविधान का भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, भाग 3 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 133 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर बने रहे? ठीक है, तो कौन बने रहते? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 को चलते हैं। 134 में क्या है? राष्ट्रपति आपात की स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद डैश की अवधि के भीतर
उसे अनुमोदन प्रदान ना कर दे। ठीक है, तो 134 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माह का, मतलब 1 माह का समय दिया जाता है। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है। ठीक है, तो कौन होता है, तो 135 का क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 136 में क्या है, आइए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 की ओर चलते हैं। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतविहित समूह का सदस्य ना होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। ठीक है, तो 137 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। ठीक है, चलिए 138 की ओर चलते हैं। 138 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। ठीक है, तो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 65 वर्ष। कितना है, तो 65 वर्ष है। ठीक है, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो आपका 12 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 140 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, तो ये अब 10 दिसंबर 1948 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। 141 में क्या है, आइए, 141 बोल रहा है कि, एक मिनट, चलिए, मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो किसे दिया है, हृदय एवं आत्मा की संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को दिया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में क्या है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 142 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को चलते हैं। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। स्वच्छ संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, तो किसका अनिवार्य लक्षण है, तो 144 का क्या हो जाएगा, ये राज्य का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 145 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य जो है कितने हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में क्या है, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है। ठीक है, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है, तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का उल्लंघन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुआ था। ठीक है, तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो था 1951 में शुरू हुआ था और 1952 में आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि समाप्त, शुरू और समाप्त दोनों पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 148 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 148 में क्या है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो 148 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन के चलते 149 में क्या है कि गलत बयान का कौन सा है, इसमें निम्नलिखित में से गलत बयान आपको चुनना है। ठीक है, तो गलत बयान देखिए, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने का सहायक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र एक जो मतलब मिला के रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है और गलत का चुनाव करना था। ठीक है, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 150 में क्या है, 150 में सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है, तो 150 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स खत्म कर चुके हैं। अब आज का आपका लास्ट है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं फटाक से। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए, चलिए क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। ठीक है, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य अंग है, तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग कौन है, तो कितने हैं, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? ठीक है, 113 का क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन बोल रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। 115 में क्या है? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई? ठीक है, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा किस देश में हुई थी? ये आपको हो गया अमेरिका में हुआ था। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 116 में क्या है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्यों चलते हैं। 117 में क्या है? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ठीक है, तो 117 का किसको शिकायत करेगा? तो जिला आयोग को करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं 118 नंबर। 118 में क्या है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है, यानी कि एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार क्या है? तो 119 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 है। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 120 नंबर क्या है। देखिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। ठीक है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 में क्या है? ये आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? कि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर की वृद्धि पे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलते हैं। 122 में क्या है? दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? ठीक है, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ठीक है, तो क्रॉस क्यों किया जाता है? 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसीलिए इसे क्रॉस किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिवाचक है? ठीक है, परिवाचक है, कौन हो जाएगा? 124 का ये हो जाएगा आपका वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 में क्या है? भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, तो भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोक मूल्य सूचांक के द्वारा मापा जाता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 126 में क्या है? राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। तो राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या है कि अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी? ठीक है, तो कौन बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 क्यों चलते हैं। 128 में क्या है कि अर्थव्यवस्था एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका था? ठीक है, तो यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबिन्स का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि अर्थव्यवस्था यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है यथार्थवादी के साथ साथ क्या है? आदर्शवादी विज्ञान है। यह विचार किसका था? तो याद रखिए, यह विचार जो था मार्शल का था। ठीक है, यह विचार किसका था? तो मार्शल का था। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 130 में क्या है? अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो व्यक्तिगत इकाई से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है। ठीक है, तो व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बड़े या संपूर्ण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बड़े या संपूर्ण से होता है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 133 में क्या है? आइए, मार्शल ने प्रस्तुत की। तो मार्शल ने क्या प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका व्यापक अर्थव्यवस्था की व्याख्या, ये भी किया था। उपभोक्ता व्यापक व्यवहार की व्याख्या ये भी किया था, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 में क्या है, किन्स ने व्याख्या की है। ठीक है, तो किन्स ने क्या व्याख्या की थी, तो आय तथा रोजगार की व्याख्या की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 135 नंबर क्वेश्चन के चलते 135 में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, तो विकास मुख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आय तथा धन का वितरण है। तो भारत में आय तथा धन का वितरण है तो असमान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137 की ओर चलते हैं। 137 में क्या है, देखिए 137 में है, भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है। ठीक है, तो कृषि में कितना हिस्सा लगा हुआ है, तो 48% हिस्सा लगा हुआ है। आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है, यूएन जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए इसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है, तो प्रथम हो गया। पहले आपका चीन था, जो अब चीन नहीं रहा। ठीक है, कौन हो गया, प्रथम हो गया। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, भारत में जनगणना की जाती प्रत्येक, ठीक है, भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 36 करोड़ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 141 नंबर क्या है, कि बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, ठीक है, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता पर इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। ठीक है, इसी को हम बेरोजगारी कहते हैं। चलिए 142 नंबर देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, भारत में बेरोजगार का प्रमुख प्रकार है। ठीक है, तो क्या प्रकार है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, देख सकते हैं आप। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो 144 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि की सामयिक प्राकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है। ठीक है, तो कौन सा प्रमुख साधन है, तो कृषि प्रमुख साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो बिहार का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, आइए 47 में क्या है, कि बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा, 21.1% प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 को चलते हैं। 149 में क्या है, कि ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की भूमि, अपनी भूमि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो 149 का क्या हो जाएगा, तो 149 का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भूमिहीन श्रमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 150 नंबर देखते हैं, बिहार की जनसंख्या 2011 में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो 150 क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25.7% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, चारों सब्जेक्ट, सोशल साइंस का चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हिंदी और इंग्लिश की ओर। ठीक है, देखिए वीडियो बनाना बहुत मेहनत पड़ता है, लगातार हम 1 घंटा से बोल रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग से बस एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्र, अपने दोस्त तक जरूर पहुँचाइएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता के निकल जाते हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दो का क्या हो जाएगा, तो दो का क्या हो जाएगा, तो दो का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, तो 4 का आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 5 का क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका हिंदी शुरू होता है। ठीक है, चलिए तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का आपका डी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, तो 11 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर मिला सकते हैं। चलिए 15 का देख लेते हैं। 15, तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आंसर मिला लीजिएगा, आगे चलते हैं। 18 नंबर, 18 में क्या हो जाएगा, 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 18 का बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 19 में क्या है, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा, चलिए 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का आपका बी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, 22 का देख लेते हैं, आइए 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का भी सी हो जाएगा। 24 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 का देख सकते हैं, 24 का क्या हो जाएगा, 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का आपका ई हो जाएगा। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 का क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा, तो 27 का आपका गीतांजलि हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, जन्म हुआ था, 28 का हो जाएगा आपका। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 का क्या हो जाएगा, 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। चलिए यहाँ से फिर हम लोग का मैथ शुरू होता है। ठीक है। 40 नंबर, यहाँ से अब आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन शुरू होने जा रहा है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप परीक्षा दे चुके हैं तो आपको पता होगा। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसका आपका ऑप्शन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 33 का क्या है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है। 33 का हो जाएगा सी। 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 का क्या हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 37 देख लेते हैं, 37 का क्या हो जाएगा, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है। बिहार का कौन सा जिला, ठीक है, जूट के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब आगे है, तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो बिहार पंचायत अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, 2006 में किया गया था। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। ठीक है। तो कौन था, तो कैप्टन डनवर था। आगे देखते हैं 41 नंबर। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन रहा, तो 41 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्मनी। 42 नंबर देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा VR सुब्रमण्यम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 में क्या है, 17 सितंबर 2023 को, ठीक है, सिकल नाटेशन नीला का निर्धन हो गया था। वो किस, मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या बजाते थे। ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा, बांसुरी वादक थे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बांगा का नामांकन किस देश से हुआ था, ये आपका अमेरिका से हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है, ये आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, थक गए हैं बोलते बोलते आज। ठीक है। 46 का बी हो जाएगा। 47 का देखते हैं। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा, तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, तो 50 का आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। चलिए यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। टीपू सुल्तान इनमें से कौन किस स्थान से संबंधित है, तो टीपू सुल्तान किससे संबंधित है, श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। आगे देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो कौन है, सेंडल पीक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था, 1905 में। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है।
55 देखते हैं कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, तो किसे सौंपा गया था? ये महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आगे देखते हैं 56 नंबर में क्या है। ठीक है, तो 56 का क्या हो जाएगा कि सौरमंडल में क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ठीक है, तो 58 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला उसका पुस्तक का है। ठीक है, उसमें आपको जाना जाता है। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 61 में क्या है? ठीक है, तो 61 का देख लीजिए। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता के गुरुओं का आदर करना। ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, तो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अच्छा, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल ये याद रखिएगा, ये हमेशा ठीक है ये काम देगा आपको 1869 से लेकर 1872 के बीच में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल। अच्छा, डफरिन का बोले तो 1884 से लेकर ठीक है 1884 से लेकर 1888 तक। ठीक है, लिटन 1876 से लेकर 80 तक। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ठीक है, तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1940 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में क्या है? अरविंद घोष किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर बम मामला में। चलिए 66 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो 66 का क्या हो जाएगा? तो सतपुड़ा की श्रेणी। आगे देखते हैं क्या है। 67 देख लीजिए। C2H2 की सजातीय प्रणाली IUPAC नाम क्रमशः है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्काइन एंड एथाइन। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थक गए यार बोलते बोलते, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए बहुत है, अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 70 नंबर में आ जाते हैं। 70 में क्या है? ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज सेट 2 को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, सेट 2, कल हम लोग सेट 3 ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सेट 3 बनाने के लिए आज रात में आपको 8 बजे रात में टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा PDF, वहाँ से आप जाकर उसको बना सकते हैं और कल इसका आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।